हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेटर होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। हम सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करते हैं अपना कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकेंड चैप्टर के 2 लेक्चर आपने पहले देखे होंगे। फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा था, और सेकेंड लेक्चर जिसमें हमने मेथड्स पढ़े थे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। हमने देखा था टोटल 4 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। उसमें से हमने 2 मेथड्स को डिटेल में डिस्कस किया था। एक तो हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा जो मेथड हमने डिस्कस किया था वो था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इन 2 मेथड्स को हमने डिस्कस किया था। बहुत ही इजी मेथड थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। इसके पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि इन 2 मेथड्स में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, उसमें हमने देखा था कि इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट करता है, मीट करता है और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। 2 पर्सन्स भी हमने डिस्कस किए थे, एक इन्वेस्टिगेटर और दूसरा इन्फॉर्मेंट। इन्वेस्टिगेटर कौन है? जिसे इंफॉर्मेशन गेट करनी है या फिर जिसे जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। और दूसरा इन्फॉर्मेंट कौन है? जिससे जानकारी प्राप्त की जाएगी। समझ रहे बात को? जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर एक टीचर को स्टूडेंट्स का पॉकेट अलाउंस जानना है तो टीचर कौन हुआ? इन्वेस्टिगेटर हुआ। और स्टूडेंट्स जो अपने पॉकेट अलाउंस की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं टीचर को, वो कौन हुए? इन्फॉर्मेंट्स। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट डायरेक्टली मीट करते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं। इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट से खुद जाकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। फर्स्ट मेथड में देखा था हमने। सेकंड मेथड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड में हमने क्या देखा था कि इन्वेस्टिगेटर खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो कर रहा है, लेकिन वो रिलेटिव इन्फॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन गेट नहीं कर रहा है। यानी कि अगर मुझे स्टूडेंट्स के पॉकेट अलाउंस की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं डायरेक्ट स्टूडेंट से उनका पॉकेट अलाउंस नहीं पूछ रही हूँ। स्कूल में एक और टीचर है जिनके पास सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पॉकेट अलाउंस का रिकॉर्ड रखा है, तो मैं उनसे वो इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। तो डायरेक्टली जो रिलेटिव इन्फॉर्मेंट है उससे बातचीत नहीं की गई। इनडायरेक्टली जो डाटा है वो कलेक्ट किया गया एक ऐसे पर्सन से, माना जा रहा है कि जिसके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रखी हुई है। क्लियर? और जिसे हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, जानकारी प्राप्त की थी, उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था, वो वर्ड था विटनेस। याद होगा आपको? विटनेस से जानकारी प्राप्त की है, रिलेटिव इंफॉर्मेशन से जानकारी प्राप्त नहीं की है। क्लियर? तो इन 2 मेथड्स के बारे में एक बार फिर से हमने पढ़ा कि ये 2 मेथड्स क्या थे। अब हम देखते हैं थर्ड मेथड हमें क्या बताता है कि हम किस तरह से प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। इंफॉर्मेशन कहाँ से? लोकल सोर्सेज से। देखिए क्या बोला इस मेथड में, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स। अब देखिए इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है, खुद जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट मेथड इसमें इन्वेस्टिगेटर ने खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। सेकंड मेथड इसमें भी हालांकि इंफॉर्मेंट जो था वो नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर तो पर्सनली गया ना इंफॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन ये मेथड क्या कह रहा है कि इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेगा। वो क्या कर रहा है? अपॉइंट कर रहा है लोकल पर्सन्स को। ये पर्सन्स इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और ये जो लोकल पर्सन्स हैं इन्हें एक नाम दिया जाता है कॉरेस्पोंडेंट्स। क्लियर? अब यहाँ पर हमें टोटल 4 पार्टीज हो गई जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहला इन्वेस्टिगेटर जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। सेकंड इन्फॉर्मेंट जिससे जानकारी प्राप्त की जाएगी। थर्ड विटनेस जो इंफॉर्मेंट के बिहाफ पर जानकारी देगा। और फोर्थ कॉरेस्पोंडेंट जो इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पर, इन्वेस्टिगेटर की जगह पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा।
समझ में आया? इन्वेस्टिगेटर, इंफॉर्मेंट, विटनेस और कोरेस्पोंडेंट, ये 4 पार्टीज अभी तक हमने डिस्कस की। इन्वेस्टिगेटर कौन है? जिससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और कोरेस्पोंडेंट कौन है? इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पर जो काम करेगा। इंफॉर्मेंट कौन है? जिससे जानकारी प्राप्त हमें करनी है। और विटनेस कौन है? जो कि इंफॉर्मेंट के बिहाफ पर जानकारी देगा। समझ में आई बात? चलिए, तो देखिए बोला गया इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करेगा लोकल पर्सन्स को, जिन्हें नाम दिया गया कॉरेस्पोंडेंट्स। क्लियर? एट डिफरेंट प्लेसेस। अब देखिए ये मेथड क्यों लगाया, क्यों इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहा? अब देखिए मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझे डाटा चाहिए 4 स्टेट्स का। मुझे डाटा चाहिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी। इन 4 स्टेट्स का मुझे डाटा चाहिए, और मुझे कॉन्टिन्यूसली डाटा चाहिए। हर महीने मुझे इन 4 स्टेट से इंफॉर्मेशन चाहिए होती किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो हर महीने क्या मैं इन 4 स्टेट्स में जाकर के एनालाइज करूंगी? ये देखिए इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगी। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, इन 4 स्टेट्स के लिए मैंने अलग अलग 4 पर्सन अपॉइंट कर लिए। हरियाणा के लिए मैंने हरियाणा में रहने वाले पर्सन को अपॉइंट कर लिया, जो कि मुझे हरियाणा के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगा। और इसी तरह से पंजाब, दिल्ली, यूपी के लिए भी मैंने क्या कर लिया, उन स्टेट्स में रहने वाले पर्सन्स को अपॉइंट कर लिया, जो मेरे बिहाफ पर मुझे इंफॉर्मेशन ला करके देंगे। समझ में आ गया बात? इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है फ्रॉम लोकल सोर्सेज, और वो लोकल सोर्सेज कौन से हैं? कोरेस्पोंडेंट्स, जो अलग अलग जगह से हमारे लिए, हमारे बिहाफ पर इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे। क्लियर? अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस टॉपिक से रिलेटेड, वो तो ये हो गया कि इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं इंफॉर्मेशन लेने जा रहा, इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पर कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टिगेटर को इंफॉर्मेशन ला करके देंगे। अब दूसरा इसमें मेन पॉइंट क्या रहता है कि ये जो कॉरेस्पोंडेंट्स है, इन्वेस्टिगेटर ने इन्हें इतना बता दिया कि आपको ये इंफॉर्मेशन मुझे ला करके देनी है। अब किस तरह से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो इन्वेस्टिगेटर डिटेल में नहीं बताएगा। कोरेस्पोंडेंट्स खुद अपनी मर्जी से जैसे चाहे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और वो कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन किसे दे देंगे? इन्वेस्टिगेटर को दे देंगे। अब जैसे 4 स्टेट्स हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, इन चारों से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इन्वेस्टिगेटर ऐसे नहीं करेगा कि 10-15 क्वेश्चन सेट करके उनको परफॉर्मा दे रखा है कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लेकर आने हैं। ऐसा नहीं होगा इस मेथड में। कोरेस्पोंडेंट्स खुद अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से जैसे चाहे कोई भी क्वेश्चंस पूछ करके इंफॉर्मेशन गेट करेंगे, इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, और उस इंफॉर्मेशन को किसे दे दिया जाएगा? इन्वेस्टिगेटर को दे दिया जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस मेथड में क्या कहना चाहते हैं, या किस तरह से प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अब हम चलते हैं इस मेथड की सुटेबिलिटी और मेरिट्स डिमेरिट्स पर। सुटेबिलिटी मतलब ये मेथड किन किन कंडीशंस में सुटेबल रहता है, या किन किन क्राइटेरिया में हम इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन, ये मेथड सुटेबल होगा कब? जब रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन इज नीडेड, जब जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो रेगुलरली हमें चाहिए, कॉन्टिन्यूसली चाहिए। अब 4 स्टेट्स हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी से इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर एक ही बार इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो फिर भी इन्वेस्टिगेटर सोच लेता कि चलो खुद जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन चाहिए, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, इस तरह से इंफॉर्मेशन रेगुलरली चाहिए इन्वेस्टिगेटर को, तो इन्वेस्टिगेटर को ये मेथड अडॉप्ट करना होगा, या ये मेथड उस केस में इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाइड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का एरिया है वो वाइड है, मतलब लार्ज है, एक अच्छा खासा एरिया हम कवर कर रहे हैं, मतलब अच्छी खासी एरिया में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए अब देखिए 2 कंडीशंस। एक तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारी रेगुलर है, हमें इंफॉर्मेशन रेगुलर चाहिए। दूसरा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एरिया भी बहुत बड़ा है। तो ऐसे में हमें ये मेथड क्या रहेगा? हेल्पफुल रहेगा या फिर यूजफुल रहेगा हमारे लिए।
तो जब वाइड एरिया हो इन्वेस्टिगेशन का तब हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय टीवी, रेडियो एक्सेट्रा। जब इंफॉर्मेशन यूज की जानी है टीवी, रेडियो या फिर इन सब चीजों के लिए, तो ऐसे में भी इस मेथड को अपॉइंट किया जाता है। और ये मेथड प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं। न्यूज रिपोर्टर जो एक्चुअली है, मतलब एक्चुअली जो आपको न्यूज चैनल पर दिखाई दे रहे हैं, वो सिर्फ आपके सामने बोल रहे हैं, आपके सामने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट आपके सामने कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से उन्हें मिल रही है? एक्चुअली वेरियस प्लेसेस पर, डिफरेंट प्लेसेस पर उनके रिपोर्टर हैं, उनके सब रिपोर्टर्स हैं, जिससे उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्लियर? तो जब इंफॉर्मेशन यूज की जानी है टीवीज, रेडियोज के द्वारा, तब इस मेथड का यूज किया जाता है। अलग अलग प्लेस के लिए, अलग अलग स्थान पर अलग अलग जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, और प्राप्त की गई जानकारी किसे दे देते हैं? इन्वेस्टिगेटर को दे देते हैं। नेक्स्ट वन इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नोट रिक्वायर्ड। अब ये जो मेथड है ये हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? जहाँ पर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो या ना हो, हमें चलेगा। अगर इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, मतलब ये जो डेटा है ये सही है, 10 में से 9 इंफॉर्मेशन हमें सही मिली, एक अगर थोड़ी बहुत गलत हमें मिल भी गई तो भी हमें चल जाएगा। तो ऐसे में हम इस मेथड को इजीली यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अब जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स है उनका अपना काम तो है नहीं, वो किसी के लिए जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो उन्होंने जानकारी प्राप्त की हो उसमें कुछ गलतियां हो, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो। तो हमें भी पता है कि पॉसिबिलिटीज है मिस्टेक्स होने की, तो फिर भी हम उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हम उस इंफॉर्मेशन से अपना काम चला सकते हैं, वैसा डेटा हमें चलेगा, तब उस केस में हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। आया समझ में? अब हम देखते हैं इस मेथड के मेरिट्स और इस मेथड के डीमेरिट्स, मतलब क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। तो देखिए, इस मेथड के मेरिट, सबसे पहला जो है इकोनॉमिकल। देखिए, इकोनॉमिकल का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये मेथड ऐसा है जो चीपर है। पहले जब भी आप वर्ड यूज करते थे तो चीपर यूज करते थे, अब आप लॉजिकल लैंग्वेज जब आप यूज करेंगे तो चीपर की बजाय आप वर्ड यूज कर सकते हैं इकोनॉमिकल, जहाँ पर हमें बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट किस तरह का? कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम लग रहे हैं और हमें फायदा ज्यादा हो रहा है। किस तरह से इकोनॉमिकल हुआ? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं टाइम के केस में। टाइम बचेगा इन्वेस्टिगेटर का। कहा तो वो हर एक स्टेट में जाकर इंफॉर्मेशन गेट करता, प्राप्त करता, अब कहाँ उसे बैठे बैठे इंफॉर्मेशन मिल गई, टाइम बचा, इंफॉर्मेशन भी मिल गई और टाइम भी बचा। एफर्ट्स बचे। किस तरह से? इन्वेस्टिगेटर को बैठे बैठा इंफॉर्मेशन मिल गई, उसे एफर्ट्स नहीं करने पड़े, उसे ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़े, तो एफर्ट्स भी बचे। अब तीसरा जो पॉइंट आता है मनी। अब देखिए, मनी भी सेव की जा सकती है। सोचिए, दो केसेस हैं। एक केस में तो इन्वेस्टिगेटर खुद चारों स्टेट्स में घूम करके जानकारी ले रहा है, और दूसरा है कि उसने अपने बिहाफ पर पर्सन अपॉइंट कर लिए कि अब जैसे एक पर्सन हरियाणा में रहने वाला हरियाणा की इंफॉर्मेशन देगा, पंजाब में रहने वाला पंजाब की इंफॉर्मेशन देगा, इसी तरह से दिल्ली और यूपी में रहने वाले दिल्ली और यूपी की इंफॉर्मेशन देंगे। तो अब बताइए, मनी किस केस में ज्यादा सेव होगा? मनी सेव होगा जब उस स्टेट में रहने वाले पर्सन को ही अपॉइंट कर दिया जाए कि तूने इस एरिया की इंफॉर्मेशन ला करके मुझे देनी है, तो उसमें हमारा मनी सेव होगा, बजाय कि इन्वेस्टिगेटर घूम फिर कर खुद जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। तो देखिए, ये जो मेथड है इसमें हमारा मनी भी वेस्ट होने से बच गया, मतलब सेव हो गया, एफर्ट्स भी सेव हुए और टाइम भी हमने सेव कर लिया। तो दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। ये तीनों रिसोर्सेज हमारे वेस्ट नहीं हुए, यानी कि इनको हमने सेव कर लिया और हमें फायदा भी मिल गया, यानी कि इंफॉर्मेशन भी हमें मिल गई, काम भी हो गया और रिसोर्सेज भी वेस्ट होने से बच गए। सेकेंड वन इज वाइड कवरेज। अब ये तो हमने पढ़ ही लिया कि ये ये मेथड हमें क्या करके देगा? वाइड एरिया को कवर करेगा। हमारा जो इंफॉर्मेशन गेट करने का जो एरिया है अगर बहुत बड़ा है, अब देखिए 4 स्टेट्स हैं, अगर इन चारों से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो बहुत ही बड़ा एरिया होगा। एक पर्सन के बस की बात नहीं है कि वो सारी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, तो ऐसे में ये मेथड हमारे लिए क्या रहेगा? यूजफुल रहेगा।
यानी कि वाइड एरिया, लार्ज एरिया को कवर कर सकता है ये मेथड, इस मेथड के थ्रू वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं। थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूटी। तो जब हमें इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो कॉन्टिन्यूसली चाहिए, बार बार हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसे में हमारे लिए ये मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, ये जो मेथड है किसी स्पेशल पर्पस के लिए ज़्यादा सुटेबल हो सकता है। अब जैसे कि मुझे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी से ये डाटा कलेक्ट करना है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी में डेली कितने कोविड-19 पेशेंट्स आ रहे हैं और डेली कितने जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं वो ठीक हो रहे हैं। तो इस तरह का मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस है जिसकी वजह से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसे केस में इस मेथड को अडॉप्ट किया जा सकता है। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। क्लियर। अब हम देखते हैं इस मेथड के डिमेरिट्स, क्या हानियां हैं इस मेथड की। लेस एक्यूरेट, और ये हम पढ़ भी चुके हैं, जब हमें इंफॉर्मेशन जो चाहिए उसमें एक्यूरेसी का होना, एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा होना मैटर नहीं करता, तो ऐसे में हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। और वहीं इन्होंने देखिए हानि हानि के रूप में बता दिया। कैसे कि इन्होंने बोला कि अगर इस मेथड को यूज कर रहे हैं तो जो हमारा डेटा है वो लेस एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट का मतलब यहाँ पर क्या है, सही, ठीक है, करेक्टनेस जिसे आप बोलते हैं कि हमारा जो डेटा है वो प्योरली करेक्ट होगा ही होगा, ये गारंटी नहीं है इस मेथड में। तो अब इन्होंने बोला कि जो डेटा जो हमें मिला, इंफॉर्मेशन जो हमें मिली वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो उससे जो हमने रिजल्ट निकाला वो भी तो क्या होगा, इनकरेक्ट हो सकता है। तो यही बात इन्होंने बोली कि जो कंक्लूजन हम निकालेंगे इस मेथड को यूज करके वो क्या होगा, लेस एक्यूरेट होगा, वो मतलब शुद्ध नहीं होगा। सेकेंड वन इज डिले इन कलेक्शंस, कि जो कलेक्शंस है, इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है उसमें डिले हो सकता है। डिले मतलब उसमें देरी हो सकती है। देरी कैसे हो सकती है, अब अलग अलग पर्सन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दे रहे हैं तो हो सकता है वो थोड़ा टाइम लगाए हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देने में। अब देखिए 4 स्टेट्स हैं, 4 में से 3 स्टेट्स के पर्सन ने तो डाटा कलेक्ट करके दे दिया, लेकिन एक पर्सन है जो डाटा कलेक्ट करके देने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो ऐसे में हमारा कंक्लूजन भी हम मतलब टाइम पर इश्यू नहीं कर पाएंगे, हम टाइम पर नहीं बना पाएंगे हमारा कंक्लूजन, तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब डिले, यानी कि देरी होती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। थर्ड वन इज पर्सनल बायसनेस। बायस का हम मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं, पक्षपात, जिसमें किसी एक पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और दूसरे पक्ष पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है, तो इस तरह की जो कंसेप्ट होता है उसे बोलते हैं बायस, किसी एक पक्ष की तरफ ज्यादा होना। तो पर्सनल बायसनेस इसमें किसका हो सकता है, देखिए कॉरेस्पोंडेंट का, जो लोकल पर्सन्स हैं जो इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उनका बायसनेस हो सकता है। अब देखिए वो चाहे तो अपनी मर्जी से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से थोड़ा तोड़ मरोड़ के भी दिखा सकते हैं, मतलब एडजस्ट करके भी दिखा सकते हैं। अब देखिए मुझे अगर ड्यूटी दे दी, मैं दिल्ली की रहने वाली, मुझे ड्यूटी दे दी कि दिल्ली में कितने कोविड-19 पेशेंट्स डेली के आ रहे हैं और डेली के कितने रिकवर हो रहे हैं, तो ये डाटा मुझे कलेक्ट करके देना है। तो अब मुझे जो डाटा चाहिए वो मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे किसी और के लिए डाटा चाहिए, तो मैं इतना हेडेक क्यों लूंगी। मतलब हो सकता है कि कॉरेस्पोंडेंट जो इंफॉर्मेशन गेट कर रही है वो क्या हो, प्योरली एक्यूरेट ना हो। क्यों प्योरली एक्यूरेट ना हो, क्योंकि वो बायसनेस यूज कर रहे हैं। अब देखिए मैंने 9 पेशेंट्स देखे हैं, मुझे लग रहा है कि अब 9 पेशेंट्स तो मुझे मिल गए कोविड-19 के डेली के आए हैं, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि एक एरिया जो छूट गया उसमें एक पेशेंट आ ही गया होगा, तो मैंने चलो लिख दिया कि 10 पेशेंट आ रहे हैं कोविड-19 के, तो मेरी बायसनेस हुई ना, मैंने अपनी विचारधारा को यूज किया बजाय कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को जानने के, तो यहाँ पर कोरेस्पोंडेंट की क्या हो जाती है, बायसनेस हो जाती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अब यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, एकता, सिमिलैरिटी, जो 4 पर्सन्स ने डाटा कलेक्ट करके दिया जरूरी नहीं है वो डाटा यूनिफॉर्म हो, एक ही तरह का हो। अब 4 लोग अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो 4 लोग जो जानकारी लेकर के आएंगे वो जानकारी अलग अलग हो सकती है अगर हम उन चारों की तुलना करें तो ऐसे में जो इन्वेस्टिगेटर है उसको उन चारों डेटा को एडजस्ट करना होगा ताकि उनमें एकता आ जाए, सिमिलैरिटी आ जाए, समानता आ जाए।
लेकिन जो चार लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन ला करके देंगे उसमें समानता नहीं होगी। लैक मतलब कमी, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। अब देखिए इन्वेस्टिगेटर के पास जो इंफॉर्मेशन आई क्या वो प्योरली ओरिजिनल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने खुद ने जाकर तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करी ना। इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट क्या आपस में डायरेक्टली मीट किए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेटर के पास जो इंफॉर्मेशन आई उसको प्योरली ओरिजिनल नहीं बोला जा सकता। क्लियर? तो ये हमने देखा मेथड थर्ड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, जिसमें हमने इसकी सुटेबिलिटी और मैरिज डी मैरिज को भी देखा। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड। तो हम हमारा फोर्थ मेथड देखते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। देखिए जो क्वेश्चनर्स हैं हिंदी में इन्हें बोला जाता है प्रश्नावली, यानी कि हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं किसकी हेल्प से? क्वेश्चनर की हेल्प से और शेड्यूल की हेल्प से। अब देखिए क्वेश्चनर्स क्या होते हैं प्रश्नावली हिंदी में तो समझ में आ गया होगा, पेपर की फॉर्म में होगा, वेदर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, तो उस पर क्या होंगे? क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं लगातार 10 से 15 या एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस पर लिखे होंगे जिसको आंसर करना होता है किसने? इन्फॉर्मेंट ने। अब देखिए हम समझते हैं प्रोसीजर की क्वेश्चनर से कैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? ऑरली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चनरी की हेल्प से जिसमें क्वेश्चंस लिखे हैं सीक्वेंस वाइज, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पर लिखे हैं, 10 क्वेश्चन है, 15 है, 20 है, 30 है, कितने भी इस पर क्वेश्चंस लिखे होंगे। इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? ये क्वेश्चनरी किसको दे देगा? इन्फॉर्मेंट को दे देगा। अब इन्फॉर्मेंट इस क्वेश्चनरी का क्या करेगा? इस पर जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं उसके आंसर्स को फिल करके इन्फॉर्मेंट वापस किसे दे देगा? इन्वेस्टिगेटर को दे देगा। अब इन्वेस्टिगेटर को क्या मिल गई? इंफॉर्मेशन मिल गई। यानी कि अभी तक हमने जो भी मेथड्स देखे उसमें हमने सिर्फ इतना ही देखा था कि इन्वेस्टिगेटर ऑरली इन्फॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन ले रहा है, या वो खुद या फिर उसके बिहाफ पर उसके कोई भी पर्सन्स, तो ऑरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही थी। अब यहाँ पर क्वेश्चनर की हेल्प से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, ऑरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जाएगी। क्वेश्चनर का मतलब समझ में आया कि जहां पर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे होंगे। अब देखिए मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझे कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, या फिर यूं कह ले कि मेरी कंपनी है किसी प्रोडक्ट की और मुझे ये जानकारी प्राप्त करनी है कि मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोग कितने इंटरेस्टेड हैं या कितनी डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की। तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, अब मुझे बहुत सारे लोगों से ये पूछना है, तो ऑरली जाकर मैं नहीं पूछूं, मैं क्या करूंगी? क्वेश्चनरी सेट कर लूंगी जिसमें मैंने अलग अलग क्वेश्चंस डाल लिए कि ये जो प्रोडक्ट है आपको कैसा लगा, आप कितनी बार खरीदते हैं, पहली बार कब खरीदा, क्या क्या आपको अलग अलग यूजेस लगते हैं, हर बार आपको क्या नया फायदा लगता है इस प्रोडक्ट से। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने सेट कर लिए और एक जगह पर डाल लिए। अब वो क्वेश्चनरी जो मैंने बनाया जिसमें मैंने अलग अलग क्वेश्चन डाले हैं वो मैं सभी इन्फॉर्मेंट्स के पास भिजवा दूंगी, या तो डायरेक्टली मैं खुद लेकर के जाऊंगी या फिर मैं सभी इन्फॉर्मेंट्स के पास वो क्वेश्चनर भिजवा दूंगी। अब इन्फॉर्मेंट क्या करेंगे? वो जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं उनके आंसर्स फिल करके वापस मुझे दे देंगे, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मेरा प्रोडक्ट की कितना उसमें लोग इंटरेस्टेड हैं, कितना लोग खरीदना चाहते हैं, कि कितनी उस प्रोडक्ट की डिमांड है। तो मुझे मेरा डेटा मिल गया। अब उससे मैं कंक्लूजन क्या निकालूंगी कि मुझे इतना प्रोडक्शन करना चाहिए या इतना प्रोडक्शन मुझे जो मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ मुझे रोक देना चाहिए। तो इस तरह के कंक्लूजन मैं निकाल सकती हूँ। तो मैंने जो डेटा कलेक्ट किया वो ऑरली नहीं करके किससे किया? क्वेश्चनर से किया। अब देखिए ये जो केसेस है ये इसमें दो तरह के केसेस अराइज होते हैं। कैसे? या तो क्वेश्चनरी लेकर के इन्वेस्टिगेटर खुद जाए इन्फॉर्मेंट के पास, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेटर गया इन्फॉर्मेंट के पास, इन्वेस्टिगेटर के हाथ में ये क्वेश्चनर है, क्लियर। अब इसमें एक एक करके क्वेश्चन लिखे हैं। इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है? खुद इन्फॉर्मेंट से इन लिखे हुए क्वेश्चंस को पूछ रहा है और इन्फॉर्मेंट ने जो भी जवाब दिया ये पर्सन खुद ही इसमें आंसर को फिल कर रहा है। तो ऐसे में ये क्वेश्चनर ना रह करके ये क्या बन जाएगा? शेड्यूल बन जाएगा।
आई बात समझ में? जब इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है, क्वेश्चनरी खुद ही फिल कर रहा है, तो वो क्वेश्चनरी क्या बन जाएगा, शेड्यूल बन जाएगा। क्लियर? और जब इन्वेस्टिगेटर खुद ये क्वेश्चनरी फिल नहीं कर रहा है, कौन फिल कर रहा है, इंफॉर्मेंट फिल कर रहा है, तो ऐसे में हम इसको क्या नाम देते हैं, क्वेश्चनर नाम देते हैं। समझ में आई बात? देखिए हम स्टडी करते हैं ये मेथड, तब आपको और भी क्लियर होगा। इस मेथड को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज मेलिंग मेथड एंड अदर इज न्यूमरेटर्स मेथड। इस वीडियो लेक्चर में हम मेलिंग मेथड को कवर करेंगे, न्यूमरेटर्स मेथड हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेलिंग मेथड क्या है। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, इस मेथड के अंडर क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, क्वेश्चनरी को मेल कर देगा, किसके पास, इंफॉर्मेंट के पास। अब इंफॉर्मेंट क्या करेगा कि इस क्वेश्चनर को फिल करके वापस मेल कर देगा, किसको, इन्वेस्टिगेटर को। दैट इज मेलिंग मेथड। देखिए अंडर दिस मेथड क्वेश्चनर्स आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स। क्वेश्चनर्स जो होते हैं उन्हें मेल किया जाता है इन्फॉर्मेंट्स के पास। दे फिल द आंसर्स, कि इन्फॉर्मेंट्स क्या कर रहे हैं, आंसर्स को फिल करते हैं, एंड रिटर्न इट टू द इन्वेस्टिगेटर। और आंसर्स फिल करने के बाद वही क्वेश्चन रिटर्न कर दिया जाता है किसको, इन्वेस्टिगेटर को। समझ में आई बात? ये है हमारा मेलिंग मेथड। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन एक चीज यहाँ पर और ऐड की जाती है कि इन्वेस्टिगेटर जो क्वेश्चनरी मेल कर रहा है किसको, इंफॉर्मेंट को, उसके साथ एक लेटर भी भेजा जाता है। अब देखिए सोचिए मैं इंफॉर्मेंट हूँ और किसी इन्वेस्टिगेटर ने मेरे पास क्वेश्चनरी मेल कर दिया। अब मैं क्या सोचूंगी, मेरे पास मेल आया है जिसमें 15-20 क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक के बाद एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि ये किसने मेल किया है, किस तरह से, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं होंगी। तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, विद द क्वेश्चनरी एक लेटर को अटैच करता है जिसमें सभी इंफॉर्मेशन होंगी कि ये कंपनी है जो ये इंफॉर्मेशन आपसे लेना चाहती है, हम इस प्रोडक्ट के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो जितनी भी तरह की इंफॉर्मेशन है जो कि इंफॉर्मेंट को देनी जरूरी है वो उस लेटर में होगी और साथ क्वेश्चनरी होगा। तो जो इंफॉर्मेंट है वो क्या करेगा, उस क्वेश्चनर को फिल करेगा, जो भी उसमें क्वेश्चंस है उनमें आंसर्स को फिल करेगा और रिटर्न कर देगा थ्रू मेल, किसको, इन्वेस्टिगेटर को। क्लियर? मेलिंग मेथड बहुत ही इजी मेथड है। अब हम देखते हैं सुटेबिलिटी, कि ये मेथड किन केसेस में सुटेबल हो सकता है। व्हेन एरिया ऑफ स्टडी इज लार्ज। अब देखिए जहां पर इंफॉर्मेंट्स जो है वो लार्ज एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि हमें इन्वेस्टिगेशन जो करनी है वो लार्ज एरिया से करनी है। अब एक कंपनी है जो ये देखना चाहती है कि उसका जो प्रोडक्ट है उसमें कितने लोग इंटरेस्टेड हैं या कितनी उसकी डिमांड है। तो किसी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड किसी पर्टिकुलर एरिया में होगी क्या, जी नहीं। हो सकता है पूरे कंट्री में या आउटसाइड द कंट्री भी उस प्रोडक्ट की डिमांड होती हो, तो जो एरिया है वो वाइड हुआ, लार्ज हुआ, तो ऐसे में ये मेथड क्या रहेगा, सुटेबल रहेगा। सेकेंड वन इज द इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड। अब देखिए ये जो कंडीशन है ये क्या है, मस्ट है टू यूज दिस मेथड। अब मेलिंग मेथड यूज कर लिया, कंपनी मेल कर रही है हर एक पर्सन को, या मतलब जो भी इंफॉर्मेंट्स उस कंपनी ने सिलेक्ट किए उन इंफॉर्मेंट्स को कंपनी मेल किए जा रही है क्वेश्चनरी। अब जिन पर्सन के पास मेल गया उन्हें मेल खोल के देखना ही नहीं आता, या फिर वो एजुकेटेड नहीं है, वो आंसर्स को फिलअप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में हमारा ये जो मेथड है मेलिंग मेथड, ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो हमारे इस मेथड के लिए एक जो कंडीशन मस्ट है वो ये कि जो हमारे इंफॉर्मेंट्स है वो क्या होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए। तो ये मेथड हमारा कब सुटेबल होगा, तब जब हमारे इंफॉर्मेंट्स क्या है, एजुकेटेड है। क्लियर? अब हम देखते हैं मैरिट्स और डीमेरिट्स इस मेथड की, कि क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। फर्स्ट वन इज वाइड कवरेज।
हमने स्टडी किया, देखा पहले कि इस मेथड के थ्रू हम वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं, वाइड एरिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। अब तक जितने भी मेथड हमने किए, फर्स्ट मेथड किया था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड मेथड किया था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और थर्ड मेथड हमने किया था इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। इन तीनों मेथड्स में ये जो मेलिंग मेथड है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है और बहुत ही ज़्यादा चीपर भी है। क्यों? क्योंकि ना तो किन्हीं पर्सन्स को अपॉइंट करना पड़ा, ना इन्वेस्टिगेटर को खुद जा करके इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ी, घर बैठे इन्वेस्टिगेटर को जानकारी मिल गई और इन्फॉर्मेंट को भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, उसने भी घर बैठे इन्वेस्टिगेटर के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। तो ये जो मेथड है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है जो अप्लाई जिसका एप्लीकेबल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि जो हमारे इन्फॉर्मेंट्स है वो क्या होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए। तो वाइड एरिया को कवर किया जा सकता है इन वेरी इजी मैनर। और सेकेंड आप बताया कि ये जो मेथड है हमारा इकोनॉमिकल है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेथड इकोनॉमिकल है, मतलब टाइम बचेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, अ लॉट ऑफ टाइम कैन बी सेव्ड फ्रॉम दिस मेथड, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को इंफॉर्मेशन मिल गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा, सिर्फ टाइम लगा तो क्वेश्चनरी सेट करने में और इन्फॉर्मेंट्स को मेल करने में। इसके अलावा कहीं और टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मनी वेस्ट होने से बच गया, कहीं तो इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर के इन्फॉर्मेशन लेता या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करके इन्फॉर्मेशन लेता, तो लॉट ऑफ मनी कैन बी सेव फ्रॉम दिस मेथड। ऑल्सो लॉट ऑफ एफर्ट्स कैन बी सेव फ्रॉम दिस मेथड, बहुत सारे एफर्ट्स भी बच गए, सिर्फ एफर्ट्स लगे तो क्वेश्चनर सेट करने में, उसके अलावा कहीं भी एफर्ट्स नहीं लगे। तो ये जो तीनों रिसोर्सेज हैं हमारे, टाइम, एफर्ट्स और मनी, ये तीनों रिसोर्सेज हमारे सेव हो गए और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल गई। तो दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ what time, efforts and money, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दिस मेथड इज वेरी चीपर इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, क्योंकि सस्ता है, टाइम कम लगा, एफर्ट्स कम लगे और मनी भी कम लगा। लास्ट वन इज ओरिजिनल। अब देखिए इन्वेस्टिगेटर को जो इन्फॉर्मेशन मिली डायरेक्टली किससे, इन्फॉर्मेंट से, तो डायरेक्ट ओरिजिन से निकल करके आ रही है, जहां से इंफॉर्मेशन एक्चुअली बिलोंग करती है वहीं से सीधी इंफॉर्मेशन मिल गई इन्वेस्टिगेटर को। तो जो हमें डेटा मिला, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो क्या है, प्योरली ओरिजिनल है। अब हम देखते हैं इस मेथड के डीमेरिट्स। अब देखिए नोटिस करेंगे आपकी इस मेथड के मेरिट्स कम है और डीमेरिट्स ज़्यादा है। ऐसा क्यों, हम देखते हैं डीमेरिट्स और फिर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक मतलब कमी। अब जो इन्फॉर्मेंट है, हमने एक तो कंडीशन पहले ये लगा दी कि हमारे इन्फॉर्मेंट एजुकेटेड होने चाहिए, और अब देखिए कि एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स जो हैं उनमें से भी जो इन्फॉर्मेंट्स इंटरेस्टेड है वही हमें रिटर्न करेंगे क्वेश्चनरी। अदरवाइज अगर कोई इन्फॉर्मेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ किसी कंपनी को जवाब देने में कि ये उनके क्वेश्चंस के आंसर को देने में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो किसी कंपनी ने मुझे मेल किया, वो मेल ऐसे ही रखा रह जाएगा, मैं उन क्वेश्चंस के आंसर को फिल नहीं करूंगी तो रिटर्न भी नहीं करूंगी। तो ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर को चाहिए थी, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट नहीं लेते लोग। और ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चनरी मेल किया गया लोगों के पास, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे इन्फॉर्मेशन, तो जो क्वेश्चनरी में डाले हैं उनके आंसर्स कुछ भी अपनी मनमर्जी से जैसा भी सही गलत फिल करके जस्ट मेल कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटर को। तो ऐसे में भी जो हमारे डेटा की एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी, एकदम खराब हो जाएगी, हमारा डेटा करेक्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे इंफॉर्मेंट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने में। सेकेंड वन इज लिमिटेड यूज। अब देखिए लिमिटेड यूज है, क्यों? अब हमें पता है कि हमारे देश की जो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनेट पीपल्स है वो क्या है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है। तो ऐसे में इस मेथड को सिर्फ वहीं अप्लाई किया जा सकता है जहाँ पर हमारे इन्फॉर्मेंट्स क्या हो, एजुकेटेड हो। तो वेरी लिमिटेड यूज ऑफ दिस मेथड। नेक्स्ट वन इज लेस एक्यूरेसी, कि जो एक्यूरेसी है वो कम होगी। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर इन्फॉर्मेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है क्वेश्चंस का आंसर करने में, तो या तो वो क्वेश्चंस के आंसर देंगे ही नहीं, या तो वो क्वेश्चनरी फिल करेंगे ही नहीं,
या फिर अगर वो क्वेश्चनरी फिल कर रहे हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, तो जैसा भी आंसर उनके माइंड में आ रहा है वैसा ही वो डाल देंगे। कभी आपने खुद भी ऐसा रियलाइज किया हो कि मेल तो नहीं आता लेकिन पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें उनको आपको फिल करके रिटर्न करना होता है। तो ऐसे में हमारी कंट्री के जो पीपल है 50 to 60% पीपल क्या करते हैं, कुछ भी लिख दे, हमें क्या लेना देना। तो ऐसे में हमने तो कुछ भी लिख दिया लेकिन इन्वेस्टिगेटर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो एक्यूरेट नहीं मिली। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर और इंफॉर्मेंट जो है वो डायरेक्टली मीट तो नहीं कर रहे हैं ना, आमने सामने तो नहीं है, तो इन्वेस्टिगेटर को इंफॉर्मेंट के जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनसे भी पता चल जाता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है पर्सन वो सही हो सकती है या गलत हो सकती है। अब कुछ भी नहीं पता इंफॉर्मेंट के बारे में इन्वेस्टिगेटर को कि उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो किस वे से दी है, सही है या गलत है, तो हम इस तरह की इंफॉर्मेशन पर भरोसा नहीं कर सकते, रिलायबिलिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है। क्या नहीं है? करेक्टनेस नहीं होती है। तो इससे जो इंफॉर्मेशन से जो कंक्लूजन हम निकालेंगे वो भी क्या होंगे, हमारे इनकरेक्ट हो सकते हैं। अब लास्ट वन इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, हमने जो क्वेश्चंस डाले थे, एक क्वेश्चन एरे में सोचो 15 क्वेश्चन डाले थे, अब वो जो 15 के 15 क्वेश्चंस डाले थे, हर एक क्वेश्चन के पीछे हमारा मोटिव होता है कि ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा तो हमारा जो ये हमें नॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारी पूरी हो जाएगी। अब हमने जो क्वेश्चन डाला था कि इसका आंसर हमें इस तरह से मिलेगा, लेकिन फिल करने वाले ने उसका आंसर किसी और तरीके से दे दिया। सब्जेक्टिविटी भी होती है, हर किसी का अपना दिमाग अलग तरीके से चलता है। तो अब जो क्वेश्चन का आंसर दे दिया किसी पर्सन ने और मेल भी कर दिया, रिटर्न कर दिया इन्वेस्टिगेटर को क्वेश्चनरी, तो अब उस एक क्वेश्चन के लिए क्या अलग अलग इन्फॉर्मेंट्स को कॉल तो नहीं किया जा सकता, या वापिस उन्हें एक अलग क्वेश्चनरी तो मेल नहीं किया जा सकता। यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर जैसा भी दे दिया इन्फॉर्मेंट ने वैसा ही इन्वेस्टिगेटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें मतलब चेंजेस नहीं किए जा सकते। जो चेंजेस करने हैं डेटा में वो इन्वेस्टिगेटर को अपने हिसाब से करने पड़ेंगे, मतलब उस जो आंसर्स है उसमें चेंजेस नहीं, जो हमें डेटा चाहिए उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। जो आंसर्स फिल करके दिए हैं उसमें किसी तरह की चेंजेस नहीं किए जा सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है इस मेथड में। तो देखिए अगर हम सिंपली देखें इस मेथड को तो बहुत ही इजी मेथड लगता है ये मेलिंग मेथड। करना ही क्या है, इन्वेस्टिगेटर को जस्ट क्वेश्चनरी मेल करना है और इंफॉर्मेंट को जस्ट उसे फिल करके रिटर्न करना है। लेकिन ये जो मेथड है बहुत सारे केसेस में अनसुटेबल रहता है। क्यों? अगर इंफॉर्मेंट एजुकेटेड ही नहीं है, अगर इंफॉर्मेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है, अगर इंफॉर्मेंट मतलब कि अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी से कुछ भी आंसर्स फिल करके दे रहे हैं, या फिर अगर ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमें रिटर्न ही नहीं करते हैं, तो ऐसे में ये मेथड हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इस मेथड के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आए? बहुत ही इजी मेथड है बट सुटेबिलिटी जो है उसकी बहुत ही लिमिटेड है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमरेटर्स मेथड। अब तक हमने जितने भी मेथड्स किए आई होप सभी मेथड्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के जो मेथड्स हैं उन्हें हम कंप्लीट कर देंगे और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के जो मेथड्स हैं मे बी हम उन्हें स्टार्ट कर दें। तो तब तक के लिए अच्छे से कीजिए इन मेथड्स को, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।